हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा। बेटा रिपीट करूंगा मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन आप सब सामने देख रहे हैं अभी मेरी तरफ। बेटा एक बात तो ये कि कल हमने ना बाबू सारी के सारे बैलेंस शीट और एसपीएल को एक बार क्लासीफाई करना सीख लिया कि क्या क्या एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, क्या क्या चीजें इन्वेस्टिंग है और क्या क्या चीजें बेटा फाइनेंसिंग है। ठीक है ना। इस पर बेस बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 भी कर लिए। ठीक है जी। अभी बेटा मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्ट बतानी है। मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा, बहुत आराम से, जल्दी ना करना। ठीक है। आज शायद बेटा आपको किसी बुक की जरूरत ना पड़े। मैं आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू से लेकर आखिरी तक फिनिश कर दूंगा एक बार। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ गई तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर बेस क्वेश्चन 2 या 3 दिन में हो जाएंगे। फिर इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, फिर फाइनेंसिंग पढ़ेंगे और फिर बेटा टोटल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। अभी हमने बेटा शुरू के 5 एग्जाम्पल कर लिए। ठीक है, आप बस सामने देखो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्ट करते हैं। बाबू कैश फ्लो का फॉर्मेट 3 कॉलम से मिलकर बनता है। सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम है डिटेल्स और बेटा तीसरा कॉलम है अमाउंट्स का। बेटा सबसे पहली चीज आप जो कैश फ्लो में लिखते हो वो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बेटा इसमें भी जो आपको पहली आइटम लिखनी होती है वो यही लिखनी होती है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है जी। अब बेटा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? कभी भी आप बेटा इसको फेयर में कैलकुलेट नहीं करोगे, हमेशा बेटा इसको वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करोगे। ठीक है जी। और मैं बेटा शुरुआत करता हूं कि कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक आप पहुंचोगे। बेटा अभी तक ना आपने एसपीएल का एक फॉर्मेट पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आप क्या करते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐड करते हो, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आता है और बेटा बहुत सारे एक्सपेंसेस आप लेस कर देते हो जिसके अलग अलग हेड हैं, सीपीसी, ईएफडीओ। ठीक है जी। फिर आता है बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बेटा माइनस करते हो इसमें से टैक्सेस और ये आ जाता है बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ठीक है जी, ऐसा ही पढ़ा है आपने। और बेटा इसके बाद आप देखते हो कि बैलेंस शीट में ये एसपीएल पहुंच जाता है। ठीक है ना कहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और बेटा मान लो नोट नंबर 1 और बेटा कहीं ना कहीं ये एसपीएल का बैलेंस पहुंच जाता है। आप अभी सब सामने ही देख रहे हैं बाबू, ऐसा ही पढ़ा है आपने सब कुछ। बेटा आपको बता देता हूं, मैंने ये बात कल भी करी थी। बेटा एक पार्टनरशिप फर्म के जब आप अकाउंट्स बना रहे थे तो क्या बेटा इस साल हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया? नहीं बनाया। जज करा हमारे को उस पर बेटा सीबीएसई ने? नहीं करा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्योंकि 11th क्लास में सिखा दिया जाता है, आपको यही बोला जाता है जो सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाता है सेम पार्टनरशिप फर्म बनाती है। ठीक है ना। तो हम आपको उस पे जज नहीं करेंगे, हम आपको जज किस पे करेंगे? हम आपको जज करेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। बेटा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या करते हो पार्टनरशिप फर्म में? बेटा पार्टनर्स यानी कि बेटा जो उस पार्टनरशिप फर्म के ऑनर है, अगर बेटा उससे कुछ भी आपने चार्ज करना है तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करते हो, और कुछ भी उसको पे करना है बेटा तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पे करते हो। यही करते हो ना बेटा आप? ठीक है ना। आपको बता देता हूं बेटा सेम बात कंपनी में भी है। कंपनी में भी बेटा एसपीएल के बाद पहले एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और बेटा जो भी कंपनी के ऑनर है बेटा, शेयर होल्डर्स, उनको हमने जो कुछ भी देना है बेटा उसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना है। उसके बाद जाएगा बेटा बैलेंस शीट में एसपीएल का बैलेंस। ऐसे नहीं जा सकता। फिर अगर ऐसे सोचोगे कि ऐसे ही चला जाए डायरेक्टली यहां से यहां चला जाए तो बेटा मुझे ये भी बता दो बेटा, फिर हम देंगे कहां शेयर होल्डर को कुछ? फिर तो हम कुछ देंगे ही नहीं। क्या बेटा जो मैंने 7 हेड खर्चों के बताए, सीपीसी, ईएफडीओ, इनमें से कुछ दिया शेयर होल्डर को मैंने? सीपीसी तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है पहले, फिर परचेज ऑफ एसआईटी है, चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स डब्ल्यूआईपी एंड एसआईटी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। बताओ कहीं गया डिविडेंड? तो दोगे नहीं बेटा, इसका मतलब डिविडेंड? सर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेटा देंगे तो है ही हमें एम्प्लॉय को कुछ, सॉरी अपने ऑनर्स को कुछ ना कुछ। तो बेटा किस अकाउंट में देंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। यानी कि बेटा
इस P&L और इस बैलेंस शीट के बीच में बेटा एक अकाउंट है जिसका नाम है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कुछ और नहीं। ठीक है जी बाबू, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इस अकाउंट की शुरुआत प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से होती है। ठीक है ना, ये रहा बेटा बाय PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। जो बेटा यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो आपने लिख दिया। ठीक है ना, कल भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, कुछ भी ले लो बेटा, लेट सपोज 1.5 लाख। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आए 1.5 लाख, मैंने चिपका दिया। बाबू क्या क्या दूं? लो जी, दो टू इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बेटा? साल के बीच में दिए जाने वाला डिविडेंड। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया धंधा कर रही है बेटा, हमने क्या किया, इस साल के बीच में ही बेटा डिविडेंड अनाउंस करा और बेटा अपने शेयर होल्डर को बांट दिया। ठीक है जी, लेट सपोज बेटा ये डिविडेंड 30,000 का है, लो जी बेटा कर दो पे। बाबू इसके बाद हो सकता है बेटा कोई प्रपोज डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड। और बेटा ये प्रपोज डिविडेंड किस साल का होगा? बेटा प्रीवियस ईयर का होगा। बाबू मैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक के लिए बना रहा हूं। ठीक है जी बाबू, प्रपोज डिविडेंड के साथ एक खासियत है बेटा, जो डिविडेंड प्रपोज होता है पिछले साल में वही बेटा अगले साल में बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है बेटा? बाबू मेरा साल मान लो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 था, पिछला साल। और हुआ क्या बेटा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में बाबू एक मीटिंग हुई, लेट्स सपोज 1 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देखा कि पिछले 11 महीना में हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है ना, हमें कुछ ना कुछ डिविडेंड दे देना चाहिए शेयर होल्डर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बेटा अपनी मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज कर दिया कि देना चाहिए। इसको फाइनल कौन करता है? हमेशा शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में फाइनल करते हैं, और शेयर होल्डर की मीटिंग साल में एक ही बार बुलाई जाती है। और बेटा वो अब इस साल आने नहीं वाली बेटा, वो अगले साल आने वाली है। जब बेटा अगला साल आएगा, शेयर होल्डर इसको फाइनल करेंगे तो बेटा यहां डिविडेंड बांट दिया जाएगा। जैसे ही वो फाइनल करेंगे तो बेटा मैंने वही डिविडेंड लिखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस साल वो फाइनल हो गया होगा और इस साल बट रहा है बेटा, और मेरे इसी प्रॉफिट में से वो बट गया। ठीक है जी, और बेटा ये डिविडेंड बट गया कितना? 60,000 रुपए मान लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई अभी तक सारी? बेटा ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स में भी ट्रांसफर कर दिया, लेट सपोज 20,000, और बेटा नेट में मेरे पास जो प्रॉफिट बच गए, जो SPL का बैलेंस बच गया, वो बेटा बच गया मेरे पास 40,000 रुपए। 1.5 लाख में से मैंने 30 एक बांट दिया, साल के बीच में ही डिविडेंड दे दिया, क्योंकि इस साल का धंधा बढ़िया चल रहा था। क्योंकि पिछले साल का धंधा बढ़िया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पिछले साल डिविडेंड प्रपोज किए थे, वो मुझे इस साल बांटने पड़े, वो भी बांट दिए मैंने 1.5 लाख में से। 30,000 इस साल का प्रॉफिट, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया था, ठीक है ना। 60,000 पिछले साल का प्रपोज हुआ हुआ डिविडेंड, कुछ बेटा हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया, और SPL का बैलेंस आया 40,000। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से बांट सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से बांट सकते हैं, फाइनल डिविडेंड नहीं बांट सकते। वो सिर्फ प्रपोज करते हैं। फाइनल डिविडेंड हमेशा कौन बांटता है बेटा? शेयर होल्डर, अपनी मीटिंग में फाइनलाइज करने के बाद। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक जितनी बात बोली सब समझ आई? बढ़े आगे, चलो बेटा। अब मान लो मेरे को ऐसे SPL दिया है, ऐसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कैसे दिए। नोट नंबर 1 डिफाइन करता हूं। नोट नंबर 1 ऐसे दिए मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लो सबसे पहले SPL का ही बैलेंस बताया गया कि पहले था 20,000, अब हो गया ये 60,000, और रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐसा बताया गया कि पहले था 10,000, अब हो गया 30,000, और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐसे दिखाए गए मुझे। लो जी, मुझे बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे लिखा हुआ है करंट ईयर में 90,000, प्रीवियस ईयर के आगे लिखा है 30,000, और ये मुझे बताया गया बेटा ये 90,000 कैसे आया करंट ईयर में, और ये बताया गया कि 30,000 प्रीवियस ईयर में कैसे था। कि एक तो SPL का बैलेंस पिछले साल 20,000 था, अब 60,000 हो गया। ये 60,000 कहीं और से नहीं आया बेटा, 20,000 पहले था, 40,000 का इस साल जुड़ गया बेटा, ये मिला के 60,000 हो गया। और रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले कुछ भी समझ लो, कोई भी रिजर्व का नाम, जनरल रिजर्व, पिछले साल 10,000 थे, इस साल आपने जनरल रिजर्व में 20 और ट्रांसफर कर दिया बेटा, यहां से 30 हो गई। ठीक है, समझ आई सारी बात जितनी मैंने बोली अब तक? क्लियर है बात? चलो जी बाबू, अब ना एक बात को खुद समझो
मेरे को कहां पे पहुंचना है। अगर आपको ये पता होगा ना मुझे कहां पहुंचना है बेटा, उतनी जंग आसान होगी। मुझे कहां पहुंचना है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। मैं पहले ही यहां पर टैक्स माइनस कर चुका हूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से बेटा इतनी सारी चीजें चली गई बेटा, तब जाकर ये बेटा P&L मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे जाना है बेटा सब कुछ ऐड करते हुए बेटा कहां पहुंचना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक पहुंचना है। ठीक है जी, मैं इतनी सारी चीजें लेस कर चुका हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से टैक्स माइनस कर चुका हूं, ये सारी चीजें जो एप्रोप्रिएट करनी थी कर चुका हूं। अब जाकर मैं यहां पहुंचा हूं बेटा, और मुझे तो बैलेंस शीट के कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं मुझे बेटा, ये कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, मुझे कह रहे हैं बेटा बनाओ जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे क्या निकालना है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बेटा 6 चीजों से मिलकर बनता है। गिनती की यही 6 है बेटा, कुछ नहीं और आएगा। ठीक है ना, बाय हार्ट लर्न कर लो, लेकिन बेटा समझ सबसे पहले, जितना समझोगे उतना आसान होगा आपके लिए। ठीक है जी, चलो बेटा सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की कैलकुलेशन में आप क्या करते हो बेटा, डिफरेंस इन SPL, दैट मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बेटा SPL का डिफरेंस निकाल लो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैसे बेटा, ये लो, ये रहा SPL का डिफरेंस बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 60 माइनस 20। सबसे पहले तो बेटा ये 40,000 लो, और बेटा ये यही 40,000 है। ठीक है ना बाबू, मैं आपसे पूछूं इस साल कितना कैश का फ्लो हुआ? भाई जो प्रॉफिट हुआ वो तो कैश में ही हुआ होगा। प्रॉफिट कितना हुआ इस साल? भाई पिछले साल 20 था और इस बार 20 मिला के 60 है, यानी कि बेटा चेंज कितना हुआ प्रॉफिट में? 40,000 का ही तो चेंज हुआ, यानी कि 40,000 ही तो फ्लो हुआ होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का। समझ आई ये बात? क्लियर है बात? इतनी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? प्लस करो बेटा। अब हर चीज का लॉजिक अलग है, बहुत आराम से समझते चलना। सबसे पहले बेटा प्लस कर दो टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। बेटा रिजर्व में आपने जो भी अमाउंट ट्रांसफर किया है वो ऐड कर दो। ठीक है ना, मैं कोई फिगर नहीं लिखता बेटा, छोड़ दो, मुझे नहीं कोई फिगर लिखवानी, मैं तो चीजें समझानी है। बेटा मैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स क्यों ऐड कर रहा हूं? बेटा रिजर्व में ट्रांसफर करने से कभी भी कैश का फ्लो नहीं होता, पैसा कहीं चला जाता है। रिजर्व्स क्या होता है बेटा? एक सेपरेट बैंक अकाउंट। मेरे पास से थोड़ी पैसा कहीं चला गया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मैं रिजर्व की बात ना करूं, 1.5 लाख में से ये 90,000 गए, 60,000 थे मेरे पास, 60,000 में से बेटा मैंने 20,000 रुपए निकाल के एक अलग बैंक अकाउंट में डाल दिए, 40,000 एक बैंक अकाउंट में डाल दिए, ये 20,000 कहीं चले गए? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ही बैंक अकाउंट नहीं है, तो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने से कहीं कहीं चला थोड़ी जाता है बेटा। क्लियर हुई बात? मुझे कैश का फ्लो निकालना, प्रॉफिट या लॉस के चक्रों में बिल्कुल मत पड़ना। समझ में आया बेटा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड होगा, किस लॉजिक पे ऐड होगा ये समझ में आया? क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व्स या किसी भी प्रोविजन को बनाने से, किसी भी रिजर्व या किसी भी प्रोविजन को बनाने से कभी कैश का फ्लो नहीं होता कहीं पर भी। क्लियर है बात ओके बेटा? ये ऐड कर दिया मैंने, एक और चीज ऐड कर दो, इंटरिम डिविडेंड। बेटा ये क्यों ऐड करा रहे हो इंटरिम डिविडेंड? बेटा डिविडेंड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर क्या है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कल भी करी ये बात, परसों भी बोली हुई है वीडियो में ये बात, ठीक है ना? तो बेटा इंटरिम डिविडेंड भी क्या होगा? फाइनेंसिंग से रिलेट करता है बेटा, ठीक है ना? यहां पर रिलेट नहीं करेगा बाबू। जो भी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग होगी, जो भी एक्टिविटी फाइनेंसिंग होगी, उसकी इनकम और उसके खर्चे भी बेटा वही होंगे, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की, वो ऑपरेटिंग नहीं हो सकते। ठीक है ना जी? यहां से हटा दिया इंटरिम को। लो जी, 1 गया, 2 गया, लिखो जी प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। बेटा ये प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड क्यों ऐड करा रहे हो, करंट ईयर का क्यों नहीं? क्योंकि बेटा करंट ईयर का प्रपोज हुआ हुआ डिविडेंड सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, वो कहीं पर अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, आपने बेटा 2020-21 में कह दिया डिविडेंड 1 लाख का हम प्रपोज करते हैं क्योंकि प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे रहा है, तो बेटा बस आप कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिख दो कि 1 लाख का डिविडेंड हमने प्रपोज किया है।
ये सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि बेटा इसको शेयर होल्डर चाहे तो अपनी मीटिंग में 0 कर सकते हैं, चाहे तो 1 को 1.5 कर सकते हैं, चाहे तो 1 को 80 कर सकते हैं, शेयर होल्डर देखेंगे वो, क्योंकि ये बेटा फुल फ्लेज लायबिलिटी नहीं हुई अभी, इसलिए बेटा इसको कंटीजेंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। तो करंट ईयर का तो कुछ हो नहीं रहा बेटा, प्रीवियस ईयर का मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि बेटा प्रीवियस ईयर का इस बार पे हो गया मेरे से, लेकिन पे तो हो गया बेटा, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में कहां से लेस कर दिया आपने, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकाल रहा हूं बेटा, सब ऐड करो, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, देख लो बेटा, अब जल्दी ना करना, लेकिन इसके बाद मैं दोबारा नहीं कराऊंगा ये बात, आप आराम से देख लो, तसल्ली कर लो। सब पता लग गया कौन किस लॉजिक पे ऐड हुआ है, पक्की बात, चलो आप कह रहे हो तो। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर, ये क्या है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर। बाबू कल मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा था आपको, अगेन बाबू 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 आपका साल है, ठीक है। आप क्या करते हो बेटा, अपने प्रॉफिट को देखते हुए प्रोविजन बनाना शुरू कर देते हो, लेट सपोज हर 6 महीने में एक बार बनाते हो। 30 सितंबर तक देखा आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ, आपने देखा अच्छा 30 सितंबर तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सरकार को 15 करोड़ टैक्स देना है, आपने उठाकर 15 करोड़ अलग रख दिया, ठीक है। अगले बेटा 6 महीने आपने फिर ऑब्जर्व किया बेटा, मान लो आपने देखा इस महीने बेटा 70 करोड़, 6 महीने में 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आपने बेटा 21 करोड़ रुपए फिर उठाकर साइड रख दिया कि 30% सरकार को टैक्स देना है, 15 पहले रखा, 21 अब रखा, 36 करोड़ अलग रख दिया बेटा, अलग तो रख दिया, ये पे कब होगा सर, सरकार आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने का टाइम देती है कि आप 30 सितंबर 2020 तक अपने अकाउंट्स ऑडिट करा लो किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से और इसका टैक्स जमा करा, ठीक है। आपने, मैं बोलता हूं बेटा 15 सितंबर को ऑडिट कराया बेटा, टैक्स पे कर दिया। पहले एक बात बताओ बेटा, जो मैं पिछले साल प्रोविजन बनाता हूं वो अगले साल पे होता है क्या? इस साल जो मैंने 36 करोड़ रुपए अलग निकाल के रखे वो कहीं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गए? खुद बताओ, जो 36 करोड़ मैंने अलग निकाल के रखे वो कहीं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गए 2019-20 में? नहीं गए। वो कब गए? 20-21 में बाहर गए ऑर्गेनाइजेशन के, मानते हो ना? तो मैं वही बात कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर, करंट ईयर का प्रोविजन कहीं जाता ही नहीं बेटा। जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही नहीं गया, मैं कैसे कैश फ्लो का पार्ट बना दूं इसको? गया तो नहीं बाहर। अब आप कहोगे इनकम टैक्स पेड वर्ड आया था, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया था, मैं पक्का दिखाऊंगा बेटा। इनकम टैक्स पेड कुछ और नहीं होता, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इज द इनकम टैक्स पेड। समझ आया ना? करंट ईयर का जो मैंने 36 करोड़ बनाए इस साल में जो 36 करोड़ बनाए कहीं गए? नहीं गए ना। मान लो बेटा अगले साल के प्रॉफिट 100 करोड़ हुए, पूरे साल के 30 करोड़ का मैंने इस साल प्रोविजन बनाया, ये 30 करोड़ कहीं जाएगा इस साल? नहीं। लेकिन बेटा जो पिछले साल के 36 करोड़ अलग रखे थे वो जाएंगे? हाँ, वो चले जाएंगे सरकार के पास। यानी कि बेटा हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर कहीं जाते नहीं है, लेकिन जो पिछले साल के आपने प्रोविजन बनाए होते हैं इट इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो पिछले साल प्रोविजन बनाया होता है वो इस साल पे होगा, लेकिन जो इस साल प्रोविजन बनाया वो कहीं नहीं जा रहा, कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जा रहा। ये बात समझ में आई सबको? दोबारा सुन लो बेटा एक बार और, मैंने आराम से समझाना है, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन बेटा रटना मत किसी भी चीज को, आप फंसते चले जाओगे जितना रटोगे। अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, आपको रीड करना आना चाहिए, रटने की जरूरत क्या है बेटा? बाबू सबसे पहले डिफरेंस इन एसपीएल जोड़ा, 20,000 60,000, बेटा 40,000 का करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, 40,000 का फ्लो हुआ होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने ऐड कर दिया। प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, बेटा अगर मैंने कोई चीज रिजर्व में ट्रांसफर किया तो मैंने बेटा एक बैंक अकाउंट में ना डाल के दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दी, पैसा कहीं नहीं गया, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, बेटा इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐड कर दो, ऑपरेटिंग में कहीं नहीं जा रहा। आप लेस करके आए हुए हो, प्रॉफिट मेरे को बिफोर टैक्स चाहिए। आप बेटा जब ये 40,000 लेते हो ना तो आपने सब कुछ लेस किया हुआ है, मुझे बिफोर टैक्स चाहिए, ठीक है ना। इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐड कर दो। बेटा
प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर प्रपोज हुआ था, यानी कि इस साल पे हो गया, पे जरूर हो गया बेटा, बट इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा, ऐड कर दो। ठीक है, अभी तक जितनी बातें बोली समझ आई? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर बेटा, फिर 100 दिमाग से सुन लो, बहुत आराम से सुन लो बाबू। आप जो एक साल में प्रोविजन बनाते हो टैक्स के लिए, अगेन मान लो बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट इस साल के बेटा 150 करोड़ है, ठीक है, मैंने बेटा 30% 45 करोड़ रुपए अलग निकाल के रख दिया, ये पे कब होगा? ये बेटा इस साल पे नहीं होने लगा, इसके लिए सरकार आपको 6 महीने देगी, आप 30 सितंबर 2020 तक कभी भी जमा करा देना, ठीक है ना। और बेटा मान लो अगर इस साल मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 200 करोड़ के प्रॉफिट हुए, तो मैंने कितने रुपए अलग निकाल के रखे बेटा? 60 करोड़ रुपए। ये 60 करोड़ कब पे होंगे बेटा? अगले साल की 30 सितंबर तक। ये जो मैंने 60 करोड़ रुपए अलग निकाल के रखे, ये कहीं जाएंगे इस साल में? वही ऐड कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर, ये कहीं नहीं जा रहा बेटा, बस आपने 60,000 रुपए निकाल के एक अलग बैंक अकाउंट में रख दिए कि जब आएगी टैक्स की लायबिलिटी यहां से पे कर दूंगा। गए तो नहीं अभी फिलहाल कहीं। लेकिन बेटा इनकम टैक्स पे कौन सा हुआ इस साल? जो बेटा पिछले साल के 45 करोड़ के प्रोविजन बनाए थे, वो दिखाऊंगा मैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दिखाऊंगा, समय आने पर पता लग जाएगा। 10 से 15 मिनट दो मुझे अभी। बताओ जी, कोई दिक्कत है क्या किसी को? समझ आई सारी बात? बेटा इसमें माइनस कर दो एक आइटम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये माइनस कर देंगे। अब बेटा ये क्यों माइनस कर दिया? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अगेन बहुत आराम से सुनने वाली बात है बाबू, मेरी तरफ देखना सब। बेटा आपका साल है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, ठीक है। आप सरकार को एडवांस टैक्स जमा कराते हो हर क्वार्टर के 15 दिन पहले, ठीक है, हर क्वार्टर से 15 दिन पहले आप सरकार को एडवांस टैक्स जमा कराते हो, ठीक है बाबू। पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म होगा, 15 जून को आप सरकार को टैक्स जमा करा दोगे। दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर को खत्म होगा, 15 सितंबर को जमा करा दोगे। तीसरा क्वार्टर बेटा 31 दिसंबर को खत्म होगा, 15 दिसंबर को जमा करा दोगे। चौथा क्वार्टर बेटा 31 मार्च को खत्म होगा, 15 मार्च को टैक्स जमा करा दोगे, ठीक है। आपने देखा बेटा पहले 75 दिन की सेल 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक, इतनी बढ़िया होगी, चलो जी एडवांस टैक्स सरकार के खाते में जमा करा दिया। बेटा अगले 75 दिन की सेल, सॉरी 90 दिन की सेल आपने फिर जमा करा दिया, फिर 90 दिन की सेल जमा करा दिया। अब बेटा जब लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च तक जाना था, 15 मार्च को आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। अब मैंने देखा 75 दिन में ठीक ठाक कारोबार हो गया, मैंने सोचा कि 15 दिन में प्रोपोर्शनेट कारोबार कितना हो जाएगा। मान लो 75 दिन की सेल बेटा 50 करोड़ है, तो बेटा 15 दिन की कितनी होगी? 10 करोड़ और हो जाएगी। प्रोपोर्शनेट जोड़ लिया मैंने और बेटा टैक्स जमा करा दिया सरकार को 15 मार्च को, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कल एक बात बोली थी, मान लो बेटा 22 मार्च को ही लॉकडाउन हो गया, तो क्या 15 दिन धंधा चल पाया? नहीं, धंधा तो 7 ही दिन चल पाया। तो 8 दिन की वजह सेल होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, और बेटा टैक्स पहले ही जमा हो गया सरकार को। मान लो बेटा आपने जमा तो करा दिया बेटा, कुछ भी कह लो फिगर 70 करोड़, और आपके बैठ रहे हैं 65 करोड़ रुपए सरकार की तरफ। तो आपको अगेन बेटा अपनी रिटर्न भरने के लिए, अपने ऑडिट कराने के लिए बेटा 6 महीने का टाइम मिलता है। आपने बेटा इस 6 महीने में अपने अकाउंट्स ऑडिट कराया, किसी सीएस उसने टैक्स बताया 65 करोड़, आपने जमा कराया 70 करोड़। आप सरकार से डिमांड करोगे सरकार रिफंड कर दे मुझे 5 करोड़, मैंने फालतू जमा करा दिया, वो कोविड की सिचुएशन हो गई थी, हमारी सेल ही नहीं हुई। बेटा सरकार ने आपको इस साल में 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में रिफंड भी दे दिया 5 करोड़, पैसा आ गया, फ्लो भी हो गया बेटा। लेकिन बेटा इट इज नॉट अ फ्लो ऑफ करंट ईयर। ये किस साल को बिलोंग करता है? पिछले साल का 5 करोड़ है, इस साल का थोड़ी है बेटा, इसको लेस कर दो यहां से। ये आपकी इनकम नहीं है इस साल की, इस साल का कैश फ्लो नहीं है ये, ठीक है बेटा। ये है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्यों? सेम ही तो बात है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज द इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द इनकम टैक्स फॉर द करंट ईयर। हाँ, इनकम टैक्स और जीएसटी में फर्क है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स की बात चल रही है बेटा। अगर आप जीएसटी के टैक्स की बात करोगे ना बेटा, वो एसेट्स और लायबिलिटी में खड़ा होता है।
इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी और आउटपुट याद करो 11th क्लास अपनी, तो वो तो आता ही नहीं कहीं एसपीएल में। बेटा सेल के हिसाब से होते हैं प्रॉफिट्स। मेरी सेल 10 करोड़, मेरा प्रॉफिट 20% यानी कि 2 करोड़, 2 करोड़ का 30% टैक्स 60 लाख। इनकम टैक्स इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन योर सेल एंड प्रॉफिट। अभी तक बताओ जी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक पहुंच गए? कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी तो नहीं आई? बढ़ जाएं आगे। चलो जी मेरी तरफ देखना बेटा, मैं फेयर फॉर्मेट यूज करूंगा, दोबारा से आगे की बात करूंगा। बाबू ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक जंग थोड़ी मुश्किल है, मैं अगर 2-3 बार इसको समझा दूं ना आपके दिमाग में रट जाएंगी ये चीजें, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं बेटा स्लो नहीं चल सकता, मुझे ये मत कहना एक एक करके समझाओ। एक एक करके समझाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4 दिन लगेंगे और 4 दिन तक तड़पते रहोगे ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक दिन में रोना है जितना रो लो वो ज्यादा बढ़िया, ठीक है जी। चलो लो बेटा आगे की बात करते हैं। तो बेटा स्टार्ट हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहली चीज लिखी गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट, और मैं क्या करूंगा बेटा, अब एडजस्टमेंट करने वाला हूं किस चीज की? 2 चीजों की। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब बेटा ये वाली बात और ये वाली बात में जमीन आसमान का अंतर है, और बेटा कहीं पर भी किसी और चीज का मिक्स मत कर देना बाबू। ये यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करी, 5 चीजें ऐड करी, 1 चीज लेस करी। क्यों? क्योंकि बेटा ये टैक्स के बाद वाली सारी कहानी थी। मैं अब कहां पहुंच चुका हूं बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर आ चुका हूं ऑलरेडी। टैक्स के बाद वाली सारी कहानी बेटा जोड़ जोड़ के ले आया हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन बेटा टैक्स से पहले भी बहुत सारी आइटम ऐसी लेस हो चुकी हैं जो कैश पे इंपैक्ट ही नहीं डालती, जो या ऑपरेटिंग नहीं है, या ऑपरेटिंग नहीं है, या बेटा कैश पर इंपैक्ट नहीं डालती बिल्कुल भी, ठीक है ना। और मैं क्या निकाल रहा हूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो निकालना है मुझे नॉन कैश आइटम की बात नहीं करनी। और आप सब प्यारे बच्चों बहुत अच्छे जानते हो, एक ऐसी नॉन कैश आइटम सब जानते हैं, कोई नहीं ऐसा बच्चा है, एक तो नॉन कैश आइटम सब जानते हैं, डेप्रिसिएशन। मैं कहता हूं कोई नहीं जानता होगा बाकी सारी आइटम, एक तो सब जानते हैं, डेप्रिसिएशन। सब जानते हैं कि नहीं जानते? नॉन कैश आइटम है, कहीं जाता है कैश? यार तुम कैसी बातें करते हो यार। बाबू ये चेयर मैंने 500 की खरीदी, आज इस्तेमाल करने से इसकी वैल्यू गिर गई, 300 रह गई। ये 200 रुपए मैंने किसी को दिए क्या? डैब लग गया? लग गया। मैंने दिए किसी को 200 रुपए? मैंने तो नहीं दिए। नॉन कैश खर्चा है, कैश तो नहीं गया होगा कहीं? क्या माइनस हुआ होगा कि नहीं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में? याद करो EFDO, EFD डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा कि नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए? ऐड कर दूं कि नहीं कर दूं? हाँ मैं करूंगा भाई, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ पुत्र। हाँ जी पहले बताओ डैप की कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? डैप ऐड होगा। लो जी बेटा लॉजिक समझ में आया? अच्छा डैप क्यों ऐड हो रहा है? ये नॉन कैश है या ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग है। ध्यान रखना मुझे दोनों आइटम एडजस्ट करनी है, नॉन कैश भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। मैंने डैप ऐड कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को? होनी नहीं चाहिए बेटा, पक्की बात। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ो जी। गुडविल रिटर्न ऑफ। बाबू आप गुडविल राइट ऑफ करते थे बहुत बार। आपने बेटा रेप्यूटेशन खरीदी, कभी खरीदी किसी फर्म के गुडविल करोड़ रुपए, और आपको पता है आपने धंधा 20 साल करना है, तो आप हर साल 5 लाख रुपए राइट ऑफ करके एसपीएल में लाए जा रहे हो, ठीक है ना। और बेटा इसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है। मैं राइट ऑफ करके लेकर आया गुडविल अकाउंट्स में। पहले ये बताओ बेटा कहीं कैश गया? गुडविल कम हो गई, रेप्यूटेशन कम हो गई, बेटा किसी को कैश दे दिया आपने? नहीं ना। क्यों ऐड कर रहा हूं बेटा? इट इज अ नॉन कैश आइटम। गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात। बढ़ जाऊं आगे, देख लो फिर मत कहना, क्योंकि ये आप ही बता रहे हो, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। बढ़ जाए आगे। 2 बातें ऐड करा दी मैंने, डेप्रिसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन कैश आइटम है, कैश कहीं नहीं गया। लेकिन बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में निकालने के लिए मैंने लेस कर रखा है इनको, ठीक है जी। ऐड करो एक और चीज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
या कोई भी एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब आप कहोगे ये क्यों ऐड करा रहे हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बिकॉज इट इज नॉट अ ऑपरेटिंग आइटम। ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, मैं लॉजिक क्लियर करता हूं। सब मेरी तरफ देखना, सब मेरी तरफ देखना बेटा। बाबू 2-3 दिन बहुत मत्था बच्ची करूंगा, पक्का बोल रहा हूं, ठीक है ना, हाथ पकड़ा सकता हूं लेकिन गला नहीं। आप यहां देखोगे ना, मेरी जिम्मेदारी है, समझ कैसे नहीं आएगा, ठीक है ना, मैं समझा के ही मानूंगा बेटा। अगर चैप्टर बहुत जिद्दी है, मैं उससे ज्यादा जिद्दी हूं, ठीक है जी बेटा। मैं बोलता हूं, क्वेश्चन आपको कहता है आपने एक एसेट्स 50,000 की खरीदी थी, आज आपने 20,000 में बेच दी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक एसेट्स आपने 50,000 में खरीदी थी, आज आपने 20,000 में बेच दी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 30,000। लॉस हुआ होगा तो P&L अकाउंट में माइनस करा होगा आपने, लॉस है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में माइनस हो चुका होगा। प्यारे बच्चों एक बात समझो, मैं इसे क्यों ऐड कर रहा हूं बेटा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और इन्वेस्टिंग में भी मैं लॉस कैसे दिखाता हूं सुन लो। 50,000 की खरीदी थी ना, मैं क्या करूंगा, जब मैंने खरीदी होगी तो मैं दिखाऊंगा कि 50,000 का फ्लो हुआ था, 50,000 गए थे, और आज कितने की बिक गई, 20,000 की, आज 20,000 की बिक गई। मैं कभी भी लॉस नहीं दिखाता, मैं तो ये बताता हूं कैश कितना आया गया, अपने आप लॉस दिखाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। देखो जी, मैं क्या दिखाऊंगा, आज 20,000 रुपए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आ गए, क्या ऑटोमेटिकली नहीं रिकॉर्ड हो गया 30,000 का लॉस, मुझे कुछ करना पड़ा यार। जब मैंने एसेट खरीदी होगी, वो लैंड खरीदी होगी, तो मैंने ये दिखाया होगा ना 50,000 गए, माइनस में दिखा दिया 50,000 गए। जब आज बिकी होगी 20,000, तो मैंने दिखा दिया 20,000 आए। मैं तो सिर्फ कैश का फ्लो दिखाता हूं, मेरे को थोड़ी प्रॉफिट या लॉस बुक कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली बुक हो रहा है। वो कहां बुक हो गया होगा, अपने आप इन्वेस्टिंग में बुक हो गया होगा, यहां क्यों बुक कर रहे हो, ये कोई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी, तो बेटा इसलिए ऐड कर रहा हूं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये दोनों नॉन कैश हैं इसलिए ऐड हुए, ये नॉन ऑपरेटिंग इसलिए ऐड हुआ। सर सच्ची बता रहा हूं, किसी भी टीचर का लेक्चर सुन के देख लेना, किसी का भी, अगर कोई बता दे तो आपको इतना डिटेल जाके, मैं पागल रहता हूं समझाने के लिए। एक बार ये समझ आ गया ना, टीचर को बिठा के समझाओगे आप, गारंटी ले लो मुझसे। एक बार तो दर्द देगा ये, लेकिन दोबारा जिंदगी में कभी दर्द नहीं देगा। कैश फ्लो इतनी आसान चीज नहीं है, CIPCC में आता है चैप्टर, यहां पढ़ लोगे कभी दर्द नहीं देगा। बढ़े आगे, देख लो जी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो ऐड करो, इंक्रीज इन एनी प्रोविजन, मैं कोई भी प्रोविजन लिख सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है मैं उसी की बात कर लेता हूं बेटा। मैं इंक्रीज इन कोई भी प्रोविजन लिख सकता हूं, लेकिन जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है मैंने वही लिख दिया, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा अगर मैंने प्रोविजन बढ़ाया है, पिछले साल तक 2,000 था, इस बार 2,500 करा है, तो बेटा मैंने 500 रुपए रिकॉर्ड करे होंगे ना P&L अकाउंट में कि मैंने प्रोविजन बनाया, प्रॉफिट कम करा होगा ना 500 रुपए से। क्यों कम कर रहे हो बेटा, ऐड करो। प्रोविजन का पैसा कहीं चला थोड़ी जाता है, इट इज अ नॉन कैश आइटम। कैश गया कहीं, प्रोविजन का मतलब क्या होता है या रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट में से पैसा उठाया, एक अलग मटके में, एक अलग बैंक अकाउंट में डाल के रख दिया, कहीं गया थोड़ी, ठीक है। नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अब ये क्या चीज है बेटा, मैंने अगर कोई भी डिवेंचर से फंड रेजिंग की हुई है, बैंक लोन से फंड रेजिंग की हुई है, क्या बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकालने के लिए मैंने इंटरेस्ट माइनस किया होगा, उसका किया होगा, याद कराऊं, EF फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में सारी ब्याज लेस करके आता हूं बेटा, तब जाकर पहुंचता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन तक, सारी ब्याज लेस करी होगी। तो बेटा अगर मैंने इंटरेस्ट लेस किया हुआ है, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर कहां जाएंगे, बैंक लोन कहां जाएंगे बेटा, सब फाइनेंसिंग में, तो यहां कहां से आप लेस कर रहे हो, ऐड कर दो। ये क्या है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी कि ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है और बाकी तीनों नॉन कैश है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक आध बात और भी आ सकती है, मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर,
जब डिबेंचर फाइनेंसिंग है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होगा? फाइनेंसिंग होगा। लेकिन बेटा अगर आपने पे कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में पे हो जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंस कॉस्ट का ही पार्ट है। आज पढ़ लेना अगर ध्यान ना हो तो एसपीएल। अभी बाबू मैंने गेन ऑन सेल की बात नहीं करी, 1 मिनट चुप रह तूने पढ़ लिया आगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन सब परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं होने का। और ठीक है ना, अभी तक बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अगर मैं बोलूं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तो बेटा वो भी यहां आ सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो भी यहां आ सकता है। बेटा वो शेयर इशू करने के खर्चे हैं, डिबेंचर इशू करने के खर्चे हैं, वो वहीं जाना चाहिए जहां पर बेटा शेयर और डिबेंचर जाते हैं, यानी कि फाइनेंसिंग में। और अगर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में माइनस कर दिया तो ऐड कर देना। जनरली वो पेपर में नहीं आते इसलिए लिखता नहीं, यही 5 बातें आएंगी, पक्का बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। मेरी तरफ से ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, किसी एक क्वेश्चन में आ जाएगा प्रीलिमिनरी, किसी एक क्वेश्चन में आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू, बाकी पे नहीं आएगा कहीं। क्या चीज? नॉन कैश है, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, वो दोनों की दोनों, प्रीलिमिनरी भी और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी। ठीक है जी बेटा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, एडजस्टमेंट कर रहा हूं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अभी बेटा माइनस में भी 3 चीजें जाएंगी, ठीक है ना, और मुश्किल नहीं है। इधर देखो बस आप, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड, माइनस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये कहां ऐड किया होगा आपने, याद करो, लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस करी होगी आपने अदर इनकम। अदर इनकम में जोड़ी है कि नहीं जोड़ी बेटा? बड़ी सारी इनकम ये जोड़ी है कि नहीं जोड़ी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पक्का जोड़ी हुई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में जुड़ी हुई है। मैं क्यों नहीं कह रहा इसको जोड़ना है, अगेन सुनो, मैं अगर ये कह दूं 5 लाख की लैंड आपने 2 लाख में बेच दी तो क्या होगा? आप ऐसे ही दिखाओगे ना, सॉरी 50,000 की लैंड खरीदी थी, पैसा क्या था? 2 लाख में लैंड बिक गई, मेरे पास पैसा कितना आया? 2 लाख आया, तो मैंने ऐसे ही तो रिकॉर्ड किया होगा इन्वेस्टिंग में 2 लाख आ गया, ऑटोमेटिकली इट रिकॉर्डेड द प्रॉफिट। कहां जोड़ रहे हो बेटा प्रॉफिट में? जैसे लॉस का एग्जांपल दिया वैसे ही प्रॉफिट का ही है, एक जीरो ही तो बढ़ाई बस मैंने। ये तो आपकी समझ है बेटा, कितनी जल्दी ग्रैब करते हो चीजों को। तो ये तो इन्वेस्टिंग में ऑटोमेटिकली चला जाएगा बेटा, यहां कहां दिखा रहा हूं? देखो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताओ? सर आएगी नहीं, आप दिमाग लगाओ बस, परेशानी नहीं आएगी पक्का। आज के दिन परेशान होगे बस, कल से परेशान नहीं होगे चैप्टर में, मैं लिख के दे रहा हूं। क्लियर बात? बढ़े आगे बेटा, 2 और चीजें लेस होनी है। एक चीज पहले ही बता देता हूं, लो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और भी कोई इनकम हो सकती है। जनरली ये 3 की बात आती है, मैंने तीनों लिख दी। ये क्या चीज है बेटा? बाबू एक बात बताओ, जब मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होगा, रेंट या डिविडेंड मैंने अदर इनकम में जोड़ा होगा कि नहीं जोड़ा होगा? जोड़ा होगा। बाबू रेंट क्यों रिसीव होता है? मैंने लैंड खरीदी हुई, रेंट आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने शेयर खरीदे हुए हैं, डिविडेंड आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है ना, मैंने डिवेंचर खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट आ रहा है। बेटा ये तीनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां कहां जोड़ रहे हो? नॉन ऑपरेटिंग आइटम बाहर निकालो। क्लियर बात? इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड, डिक्रीज इन प्रोविजन, एनी प्रोविजन, लेकिन मैं नाम लिख देता हूं स्पेसिफिकली, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, माइनस कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां पे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा वर्किंग नोट। 6 चीजों से मिलकर बना है, 5 ऐड होनी है, 1 माइनस होनी है, ठीक है ना। एसपीएल का डिफरेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ऐड, और ऐड होनी है 4 आइटम। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर। माइनस कर देना बेटा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स बिकॉज इट बिलोंगिंग टू द प्रीवियस ईयर। आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। एडजस्टमेंट करनी है मैंने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की 5 चीजें ऐड। बाबू 5 चीजें ऐड गिन के, डैप, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड, 2 चीजें आई से हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। यहीं से उठा लो, लॉस प्लस है तो प्रॉफिट माइनस है, इंक्रीज इन प्रोविजन प्लस है तो डिक्रीज इन प्रोविजन माइनस है, और एक चीज बेटा इन्वेस्टिंग को बिलोंग करती है, रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है जी, पढ़ते चलो बेटा। इतना करने के बाद जो आएगा, अभी ऑपरेटिंग खत्म नहीं हुई, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
बेटा इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी मुझे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस रिकॉर्ड करने हैं। वर्किंग कैपिटल कुछ और नहीं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को मिलाकर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी बात। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरे 1 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, आप बस सामने देखो। बेटा ऐड करूंगा कुछ चीजें लेस करूंगा, और मैं बस एक एग्जांपल देकर बताऊंगा, ज्यादा मत घुसना इसमें, ठीक है ना। टाइम के साथ साथ पक्का घुसेंगे, अभी मत घुसना ज्यादा, ठीक है जी। एक बात बताओ बेटा, पहले मेरा स्टॉक 50,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 था, इस बार बढ़कर 80,000 हो गया। पैसा आया या गया? पैसा आया या गया? सोच समझ के बोलना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले स्टॉक 50,000 था, इस बार का स्टॉक 80,000 है, पैसा आया या गया? ऑब्वियसली बात है, मैंने स्टॉक खरीदा होगा बेटा, तभी तो बढ़ गया 30,000, ऐसे थोड़ी बढ़ गया। और जब मैंने खरीदा होगा तो पैसा गया होगा या आया होगा? समझ में आई बात? ऑन द सेम लॉजिक, मैं अभी और चीजों में मत घुसना, हमेशा इंक्रीज इन करंट एसेट से पैसा जाता है बिजनेस से। सर करंट एसेट्स ही तो बड़ी, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स बढ़ने से पैसा गया ही होगा, आया नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज को एज्यूम करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक को मान के चलो, ठीक है। और मैं कहता हूं पहले स्टॉक 50,000 का था, 20,000 का रह गया, क्या हुआ? पैसा आया या गया? पक्की बात। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी कि स्टॉक बिक गया ना, स्टॉक बिका तो पैसा आया ना। 50,000 का स्टॉक था, 20,000 का रह गया, यानी कि 30,000 का बिक गया ना, 30,000 आए ना मेरे बिजनेस में। सेम लॉजिक, डिक्रीज इन करंट एसेट्स से हमेशा पैसा आता है। कोई देख लो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आज मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर बेटा लाख रुपए के थे, अब 50,000 के रह गए, गिर गए क्रेडिटर को पेमेंट करी, यानी कि जब भी करंट लायबिलिटी गिरती है हमेशा मैंने पैसा दिया ही होता है, ठीक है ना। लिख दो बेटा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पैसा लेके जाती है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमेशा पैसा लेके आती है, ठीक है। करंट एसेट्स के लिए एग्जांपल अभी मैंने एक ही दिया, स्टॉक, और करंट लायबिलिटी के लिए एक एग्जांपल दिया, क्रेडिटर। ये सारी एडजस्टमेंट कर ली बेटा। लो मैंने पहले कहा था मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं बेटा। बाबू अब जो आइटम आएगी इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और बेटा लास्ट आइटम जो बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो, मैं माइनस करूंगा, ये लो, इनकम टैक्स पेड। और बेटा अब जो आएगा या तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या बेटा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर पॉजिटिव आया तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। सर मुझे पता है मैंने भगाया इसको, लेकिन मैंने एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ी जो बिना समझाए भगा दूं, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी, ठीक है जी। एक बात और सुन लो, मेरे को बेटा बैलेंस शीट में ऐसे दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 60,000 करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 40,000। बेटा प्रीवियस ईयर के ही प्रोविजन इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है। सर ये सीधा ले जाना, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, रिका माइनस होगा बिल्कुल आखिरी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले। और ये बेटा ऐड होता है कहां पर? वर्किंग नोट में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर, ठीक है ना। अभी के लिए इतना समझ लो, बढ़ेगी इसमें भी बात बाद में, अभी के लिए तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने कहा एक बार पिक्चर दिखाई दो आपको, ठीक है ना। यकीन मानना इसके बाद चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर तुम आज झेल गए ना, आप कहोगे चैप्टर ये था, इतना डर रहे थे हम इससे, पूरे 15 दिन मजे करोगे अब, ठीक है ना। चाहूं तो मैं 2-4 क्वेश्चन करा के भी दिखा सकता हूं। 17 क्वेश्चन है अब आगे के जो ऐसे होते रहेंगे टिकट के हिसाब से। हाँ जी बताओ जी, क्या बात मुझे दोबारा रिपीट करनी है? देख लो तसल्ली कर लो आज पूरे अच्छे से, फिर मत कहना। इंक्रीज इन करंट एसेट्स मैंने लिखा है माइनस में, क्यों? क्योंकि कैश गया होगा। बाबू स्टॉक पहले 50,000 था, आज 80,000 हो गया।
करंट एसेट्स में इंक्रीज हो गया। अब ऐसे तो नहीं होगा करंट एसेट में इंक्रीज, पैसा गया ही होगा। जब स्टॉक बढ़ा है यानी कि मैंने खरीदा होगा, अगर मैंने स्टॉक खरीदा तो मैंने पैसा दिया होगा ना, और अगर पैसा दिया है तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस करो, कैश का इनफ्लो थोड़ी हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, तो पैसा गया। बस तुम तो कह रहे थे अभी बहुत मुश्किल है, तुम्हारी प्रॉब्लम भी कोई नहीं आ रही। नहीं बता, सब समझ आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ भी समझ नहीं आया? ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना समझ में आया है? ग्रेसी बताओ यार, ऐसा भी नहीं हो सकता, इतने तो तुम कहीं इंटेलिजेंट नहीं ठहरे, एक बारी में सब कुछ हाँ बिल्कुल 100% समझ में आ गया, एक बार में तो मुझे ना है समझ। चलो कोई नहीं, तसल्ली कर लो, लिख लो, ठीक है ना, कल तक का टाइम लो प्रॉब्लम पूछने का, ठीक है ना, कल तक का आराम से टाइम लो, कल पहले आगे इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, बाय बाय।